Hi everyone. In this video we will learn about drug acting on GIT. तो हम लोग इसके फार्माकोलॉजी को पढ़ने के पहले हम लोग देखेंगे कि इनकी क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम जो भी हैं इनका फिजियोलॉजी पढ़ेंगे ताकि जो भी क्वेश्चन फिजियोलॉजी से आते हैं वो भी बन जाए और फार्माकोलॉजी तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है बेसिकली उसमें दो पार्ट होते हैं। दो पार्ट से मिलकर वो बना होता है एलिमेंट्री कैनाल और कुछ एक्सक्रीट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले आता है सलाइवरी ग्लैंड। जो भी सलाइवरी ग्लैंड है वहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ये सलाइवा को रिलीज करता है। सलाइवा जो होता है उसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है सलाइवरी एमाइलेज, जिसे हम लोग टायरिन नाम से भी जानते हैं। या जो सलाइवरी ग्लैंड होता है वो बेसिकली तीन होता है। पैरोटिड ग्लैंड जो कि चीक्स में पाया जाता है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो कि जॉ में पाया जाता है, सब लिंगुअल। लिंगुअल मतलब लंग्स, सॉरी लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब टंग, टंग से जो है टंग के नीचे जो पाया जाता है सब लिंगुअल ग्लैंड। अब इनके जो इम्पोर्टेंट जो भी ग्लैंड है वो इम्पोर्टेंट है, वो आपको याद करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है जो पैरोटिड ग्लैंड होता है उसका जो डक्ट होता है उसको स्टेंसन्स डक्ट बोलते हैं, और जो सब मैंडिबुलर डक्ट ग्लैंड है उसका जो डक्ट है वार्टन्स डक्ट होता है। ये तीनों क्वेश्चन बनते हैं और इम्पोर्टेंट भी है। सब लिंगुअल का डक्ट ऑफ रिविनस या रिविनस डक्ट बोलते हैं जो कि माइनर सब लिंगुअल डक्ट होता है, और बैर्थोलिन डक्ट जो होता है वो मेजर सब लिंगुअल डक्ट होता है। ठीक है, यहाँ से आप इतने पॉइंट्स याद रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एलिमेंट्री कैनाल में। तो जो एलिमेंट्री कैनाल होता है सबसे पहले, और एक क्वेश्चन ये आता है कि डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है। तो जो डाइजेशन है वो माउथ से स्टार्ट हो जाता है। अब आता है आपका ईसोफेगस। ईसोफेगस जो होता है कन्वे करता है फूड टू स्टमक बाय द हेल्प ऑफ पेरिस्टालसिस मूवमेंट। जो फूड होता है वो नीचे पेरिस्टालसिस मूवमेंट के जो कारण होता है वो जाता है ईसोफेगस में। ईसोफेगस जिसे हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं। अब आता है स्टमक। स्टमक जो होता है वो डायफ्राम के पीछे होता है और ये जे शेप का होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और जो भी फोल्ड्स होते हैं स्टमक में उनको हम लोग गैस्ट्रिक रूगे बोलते हैं। लेट्स अगर रूगे जो है बहुत ही कम है तो जो होता है स्टमक कैंसर जल्दी होने का इंडिकेशन होता है। अब जो स्टमक होता है वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है, कार्डियक, फंडिक एंड पाइरोलस। तो जो इसोफेगस होता है और कार्डियक रीजन होता है उसके बीच में एक कार्डियक स्फिंक्टर पाया जाता है, इम्पॉर्टेंट है। और जो पाइरोलाई होता है और उसके स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है वहाँ पे एक पायरोलिक स्फिंक्टर पाया जाता है। ये सब बातें याद रखना है आप लोगों को, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इनसाइड द स्टमक। स्टमक में कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड पाए जाते हैं। डिफरेंट सेल्स फाउंड इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर लाइक, सबसे पहले पेप्टिक सेल्स पाए जाते हैं। पेप्टिक सेल्स को हम लोग जाइमोजेनिक सेल्स भी कहते हैं, जो कि पेप्टिक नाम से पता चल रहा है कि वो पेप्सिनोजेन रिलीज करेगा और प्रोरेनिन रिलीज करेगा। ऑक्जेंटिक सेल्स जो कि HCl को रिलीज करता है और कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर को रिलीज करता है। जो गॉबलेट सेल होता है वो म्यूकस को रिलीज करता है। एंडोक्राइन सेल्स होते हैं जो कि गैस्ट्रिन हार्मोन को रिलीज करते हैं। इन सबको कलेक्टिवली हम लोग गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। अब आता है गैस्ट्रिक जूस कन्वर्ट। जो भी गैस्ट्रिक जूस होता है वो पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, प्रोरेनिन जो है को रेनिन में कन्वर्ट कर देता है। जो भी ये पेप्सिनोजेन है और प्रोरेनिन है वो एक इनएक्टिव एंजाइम होते हैं, वो गैस्ट्रिक जूस द्वारा एक्टिवेट होते हैं अपने एक्टिव फॉर्म में। जो ऑक्जेंटिक सेल है जो कि HCl को रिलीज करता है उसको हम लोग पैराइटल सेल्स भी बोलते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो स्टमक का पीएच होता है, गैस्ट्रिक जूस का पीएच होता है वो 1 to 3.5 होता है। एसिडिक नेचर होता है क्योंकि HCl इसमें रिलीज होता है। अब हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में जानते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का,
नाम से लगता है कि स्मॉल है, लेकिन स्मॉल नहीं है, ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, डुओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। जो डुओडेनम होता है वो सी शेप का होता है, ये भी आप याद रखिएगा। अब आता है फिंगर, देर आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, जिसे हम लोग विलाई कहते हैं। अब विलाई का जो फंक्शन होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया रहता है उतना अच्छा एब्जॉर्प्शन होता है। पेयर स्पेसेस ऑल्सो प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में पेयर स्पेसेस भी पाए जाते हैं। लिम्फ नोड प्रोड्यूस लिम्फोसाइट। जो भी लिम्फ नोड होते हैं वो लिम्फोसाइट को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि इलियम में प्रेजेंट होता है लिम्फ नोड। हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन को बारे में जानते हैं। जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उनका जो डायमीटर होता है वो बड़ा होता है उनसे, स्मॉल इंटेस्टाइन से, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। ये जो है सीकम, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन और डिसेंडिंग कोलन और सिग्मोइड कोलन में डिवाइड होते हैं, और रेक्टम। उसके बाद ये सारी इंफॉर्मेशन थे लार्ज इंटेस्टाइन में के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं लीवर के बारे में। लीवर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। लीवर जो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, इसमें 2 लोब पाए जाते हैं। ये दोनों लोब्स जो है वो ग्लिंसन कैप्सूल से कनेक्टेड होते हैं। ये देखिए, एक लोब हो गया, दूसरा लोब हो गया, और एक ग्लिंसन कैप्सूल से ये कनेक्टेड है यहाँ पे। कफर सेल्स प्रेजेंट इन द लीवर विच आर फैगोसाइटिक इन नेचर। अब लीवर में जो है कफर सेल्स पाए जाते हैं जो कि फैगोसाइटिक नेचर के होते हैं। जो हेपेरिन होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, और जो कलेक्टिंग फैक्टर होता है वो जो है लीवर से रिलीज होते हैं। और जो गाल ब्लैडर है वो जो है वो पीछे होता है, प्रेजेंट बिहाइंड द लीवर। लीवर के पीछे जो है गाल ब्लैडर होता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो लीवर होता है वो बाइल को प्रोड्यूस करता है। सबको लगता है कि वो गाल ब्लैडर प्रोड्यूस करता है, लेकिन नहीं, गाल ब्लैडर जो है इसको स्टोर करता है। जो कि जो बाइल होता है वो रिलीज होता है लीवर से। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बाइल का क्या यूज होता है? बाइल इज यूज्ड इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। फैट को इमल्सिफाई करता है। 3% ऑफ बाइल कंज्यूम एंड 95% ऑफ द बाइल रिलीज बैक टू द गल ब्लैडर। जो भी बाइल होता है उसमें से बस 3% जो है वो यूज कंज्यूम होता है, जो रिलीज होता है, और 97% जो रिलीज होता है वो रिवर्स बैक, मतलब वो फिर से गल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। बाइल एसिड में ये कंपोजिशन है। वाटर जो है 92% होता है। कुछ बाइल साल्ट्स होते हैं, बाइल पिगमेंट्स होते हैं, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन नाम से, और कोलेस्टेरॉल। बाइल एसिड इज प्रोड्यूस फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल। जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो बाइल एसिड का प्रिकर्सर होता है। बेसिकली कोलेस्ट्रॉल से ही बाइल एसिड का प्रोडक्शन होता है। अब ये सब था पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। मैंने जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करा दिया। अब हम लोग पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी ऑफ द ड्रग एक्टिंग ऑन द जीआईटी। तो एक इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है जो कि जीआईटी में होता है, पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर अकर्स इन जीआईटी पार्ट एक्सपोज टू एसिड, पेप्सिन। जो भी पार्ट जो कि एसिड से एक्सपोज होता है और पेप्सिन से, उसमें जो है पेप्टिक अल्सर होता है। बेसिकली डुओडेनम एंड स्टमक में पेप्टिक अल्सर होता है। 2 फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण जो पेप्टिक अल्सर होता है। एक होता है एग्रेसिव फैक्टर विच कॉजेज पेप्टिक अल्सर, और कुछ डिफेंसिव फैक्टर होते हैं जो कि डिफेंस करते हैं उनके कॉज से। तो इन दोनों का जब इम्बैलेंस होता है तो क्या होता है? पेप्टिक अल्सर होता है। एग्रेसिव फैक्टर याद रखिएगा, उसमें HCl आता है, पेप्सिन, बाइल और H पायरोलाई, हेलिकोबैक्टर पायरोलाई जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। और डिफेंसिव फैक्टर में गैस्ट्रिक म्यूकस, प्रोस्टाग्लैंडिन और बाइकार्बोनेट्स। जब इन दोनों के बीच में इम्बैलेंस होगा तो डिजीज जो है पेप्टिक अल्सर होगा। जो पेप्टिक अल्सर के टाइप्स हैं वो जान लीजिए। गैस्ट्रिक अल्सर, जो कि स्टोमक के अल्सर को हम लोग गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। जरूरी नहीं है कि इसमें एसिड जो है बहुत ज़्यादा रिलीज होगा। एसिड रिलीज सिक्रेशन जो नॉर्मल हो सकता है, वो कम भी हो सकता है।
देयर इज नो डिफेंसिव फैक्टर, इसीलिए गैस्ट्रिक म्यूकोसा जो है वो डैमेज रहता है गैस्ट्रिक अल्सर के केस में। अब आते हैं हम लोग डुओडेनल अल्सर के बारे में जानते हैं। डुओडेनल अल्सर जो है वो हाई एसिड सिक्रेशन के कारण होता है। कॉज है, कैसे होता है वो हम लोग आगे एक ही फ्लो चार्ट में देख लेते हैं, यहाँ से क्लियर नहीं होगा। हाँ, यहाँ से हम लोग देख लेते हैं फ्लो चार्ट में, यही जानना जरूरी है। सो फूड लेने से एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ बाय द स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व। जो वेगस नर्व जब स्टिमुलेट होता है तो क्या होता है, एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है हमारे फूड लेने से। जो भी एसिटाइल कोलिन है वो रिसेप्टर से बाइंड करता है और जीआरपी और एसिटाइल कोलिन जो है रिलीज होता है। इसके बाद जीआरपी बाइंड टू जी सेल, जो भी जीआरपी है वो जी सेल से बाइंड करता है टू रिलीज गैस्ट्रिन। जी सेल्स जो है वो पाए जाते हैं हमारे स्टमक में जो कि गैस्ट्रिन को रिलीज करते हैं। गैस्ट्रिन बाइंड टू CCK2 कोलेसिस्टोकाइनिन 2K2। उसके बाद क्या होता है कि एसिटाइल कोलिन जो है वो बाइंड होता है मस्करनिक रिसेप्टर से, कोलेसिस्टोकाइनिन K2 एंड M रिसेप्टर से का स्टिमुलेशन जब होता है तो हिस्टामिन का रिलीज होता है। अब जो हिस्टामिन रिलीज हुआ है बाइंड टू H2 रिसेप्टर H2 रिसेप्टर बाइंड करता है कलेक्टिवली। जो भी M3 रिसेप्टर होते हैं, H2 रिसेप्टर होते हैं, कोलेसिस्टोकाइनिन K2 रिसेप्टर होते हैं, उनका स्टिमुलेशन होता है जिसके कारण हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज जो है उसका एक्टिवेशन होता है और HCl का सीक्रेशन होता है। अब हमें HCl को सीक्रेशन को हम लोग कम करना है तो हम लोग कहाँ कहाँ की ड्रग देख सकते हैं। एक तो हम लोग डायरेक्टली इसको इनहिबिट कर सकते हैं हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज पंप को, और M3 रिसेप्टर को स्टिमुलेशन को इनहिबिट कर सकते हैं, H2 रिसेप्टर के स्टिमुलेशन को इनहिबिट कर सकते हैं और CCK2 को स्टिमुलेशन को हम लोग इनहिबिट कर सकते हैं। और प्रोस्टाग्लैंडिन जो होते हैं वो प्रोस्टाग्लैंडिन के बाद एक फीचर होता है, सॉरी इनका जो फीचर है इनहिबिट सीक्रेशन ऑफ द गैस्ट्रिन फ्रॉम द जी सेल्स। ये जो गैस्ट्रिन होता है जी सेल से रिलीज होता है उसका सीक्रेशन को ये इनहिबिट कर देते हैं और ये हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज पंप को इनहिबिट कर देते हैं। तो हम लोग इसके इनहिबिटर नहीं देंगे, जब भी हम लोगों को डिजीज ट्रीट करना है तो हम लोग इनके जो है एनालॉग्स देंगे। एनालॉग क्या करेंगे, वो डायरेक्टली इनहिबिट कर देंगे, लेकिन इनके हम लोगों को इनहिबिटर्स देने पड़ेंगे, एंटागोनिस्ट देने पड़ेंगे, और इसका भी हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज पंप जो है इनहिबिटर देने पड़ेंगे। अब आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि पेप्टिक अल्सर क्यों होता है। अब हम लोग देखते हैं ड्रग एक्टिंग ऑन दी पेप्टिक अल्सर। तो अब सबसे पहले हम लोग गैस्ट्रिक एसिड के सीक्रेशन को इनहिबिट करेंगे। तो एसिटाइल कोलिन का एंटागोनिस्ट दे सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया एंटागोनिस्ट देंगे। जो भी एसिटाइल कोलिन के एंटागोनिस्ट होते हैं उनको हम लोग एंटीकोलिनर्जिक भी बोलते हैं, और H2 एंटागोनिस्ट भी दे देंगे, और CCK2 एंटागोनिस्ट जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन के एनालॉग देंगे, और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं उनको देंगे। अब जो भी एसिटाइल कोलिन के एंटागोनिस्ट हैं उनमें ड्रग्स आते हैं प्रोपेंथेलिन, ऑक्सीफिनोनियम, ये दोनों जो है नॉन सेलेक्टिव होते हैं, और पायरेंजेपिन, टेलेंजेपिन जो है वो M1 सेलेक्टिव ब्लॉकर्स होते हैं। जो एसिटाइल कोलिन का M1 रिसेप्टर होता है उस पर उसको सेलेक्टिवली ब्लॉक करते हैं। पायरेंजेपिन, टेलेंजेपिन वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग्स। वो लोग पढ़ते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स में। प्रोस्टाग्लैंडिन का एनालॉग होता है कि मीजोप्रोस्टॉल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है, इस पे से क्वेश्चन बनते हैं। ये सबसे पहले प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग है, E1 याद रखिएगा। प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग इज मीजोप्रोस्टॉल। इट इनहिबिट्स गैस्ट्रिन रिलीज, ऑल्सो इट इंक्रीजेज द सीक्रेशन ऑफ म्यूकस, जो कि हमें चाहिए क्योंकि म्यूकस जो है वो HCl से प्रोटेक्ट करता है हमारी GIT को। इट इनहिबिट्स द हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज पंप, जब ये पंप जो है इनहिबिट हो जाता है तो क्या होता है, गैस्ट्रिक रिलीज जो है वो कम हो जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं, इसके बारे में याद रखने चाहिए आपको। देखिए 2 क्वेश्चन आते हैं। एनसेड इंड्यूस्ड पेप्टिक अल्सर, अगर लैंग्वेज ऐसा होगा एनसेड इंड्यूस्ड पेप्टिक अल्सर तो ड्रग ऑफ चॉइस होगा मीजोप्रोस्टॉल होगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अब जब क्रोनिक यूज ऑफ एनसेड के कारण पेप्टिक अल्सर होगा तो हम लोग ड्रग ऑफ चॉइस प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं H2 ब्लॉकर्स पे।
जो H2 ब्लॉकर है, H2 जो होता है, H जो होता है वो हिस्टामिनिक H2 ब्लॉकर होता है। देयर कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, कोई पूछ सकता है कि ये कैसे एंटागोनिस्ट होते हैं, तो कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होते हैं। इनमें आता है सिमेटिडिन, रैनिटिडिन, फेमोटिडिन, रोक्साटिडिन, लीस्ट पोटेंट, सॉरी आगे पढ़ते हैं इसको, और लेफुटिडिन, निजाटिडिन। जो भी टिडिन ड्रग्स होते हैं वो सब H2 ब्लॉकर्स के अंदर आती हैं। अब रैनिटिडिन हम लोग जानते ही होंगे, रेंटेक नाम से आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है, सभी लोगों ने यूज़ किया होगा फॉर पेप्टिकल्स, और बेसिकली इसके लिए यूज करते हैं लोग। अब हम लोग पढ़ते हैं इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि क्वेश्चंस जो है आते रहते हैं। अब आते हैं विच इज़ द लीस्ट पोटेंट ड्रग अमॉन्ग दी H2 ब्लॉकर, तो हो जाएगा सिमेटिडिन। मोस्ट पोटेंट इज फेमोटिडिन। जो लोक्साटिडिन होता है वो नॉन कॉम्पिटिटिव H2 एंटागोनिस्ट है। अदर देन दैट लोक्साटिडिन सभी क्या है, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है, लेकिन जो लोक्साटिडिन होता है वो नॉन कॉम्पिटिटिव H2 एंटागोनिस्ट होता है। अब जो सिमेटिडिन होता है वो एंजाइम इनहिबिटर होता है, और सिमेटिडिन का एक एडवर्स इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेल में ये गायनेकोमैस्टिया कराता है, और जो फीमेल होती हैं उनमें गैलेक्टोरिया कराता है। गैलेक्टोरिया एक इनफर्टिलिटी का जो है कंडीशन होता है। गैलेक्टोरिया में क्या होता है, प्रोलैक्टिन का रिलीज जो है ज़्यादा होने लगता है, जिससे जो ओव्यूलेशन होता है वो डिस्टर्ब होता है फीमेल्स में, जिसके कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा और इनफर्टिलिटी हो जाती है। हम लोग पढ़ते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के बारे में। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स में जो भी होंगे ड्रग्स, उनमें प्रेजुअल लास्ट में आएगा, इजीली आप याद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये इरिवर्सिबली बाइंड करते हैं और ये इनहिबिट करते हैं हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप को। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया ओमिप्राजोल, इसमेप्रोजोल, रेबिप्राजोल, पेंटाप्राजोल, लेंसोप्राजोल एंड टीलाप्राजोल। ये सभी जो ड्रग्स होते हैं वो वीक बेस होते हैं और ये गैस्ट्रिक एसिड में डिस्ट्रॉय होते हैं। इसीलिए जो भी ड्रग्स होते हैं वो एंटेरिक कोटेड फॉर्म में आते हैं, जिसके कारण ये अल्कलाइन पीएच में डिजॉल्व हो। सभी जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं, ऑल प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स आर प्रोड्रग, सभी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जो है वो प्रोड्रग होते हैं। जो भी एक्टिव फॉर्म होता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का वो सल्फोनामाइड होता है, सल्फानामाइड, ठीक है, याद कर लीजिएगा, सल्फिनामाइड। देखिए अब आप लोग सोचते होंगे कि ये जब स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज हो रहा है ड्रग का, तो ये कैसे स्टमक में काम करता है। तो एक प्रोसेस होता है बैक डिफ्यूजन। बैक डिफ्यूजन से जो है ये पैरेटल सेल्स में आएगा और वहाँ पे हाइड्रोजन पोटेशियम पंप को बंद कर देगा, यानी उसको इनहिबिट कर देगा। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं नॉक्टर्नल एसिड सिक्रेशन को जो है इनहिबिट कर देते हैं। जो भी हम लोग खाना खाते हैं, मील को भी खाते हैं, तो उसके बाद एसिड सिक्रेशन होता है, उसको भी ये इनहिबिट कर देते हैं। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो है ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेप्टिक अल्सर में, GERD गैस्ट्रिक इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में। अब यहाँ से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स आर ड्रग ऑफ चॉइस इन पेप्टिक अल्सर, GERD एंड ZES जॉलिंगर एलिसन सिंड्रोम। इट इज अ काइंड ऑफ पेनक्रियाटिक ट्यूमर गैस्ट्रिनोमा। जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं वो माइक्रोसोमल एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं। क्लोपिडोग्रेल जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं वो एक माइक्रोसोमल एंजाइम इनहिबिटर होते हैं। जो क्लोपिडोग्रेल होता है ये एक एंटीप्लेटलेट ड्रग है जो कि इस एंजाइम के द्वारा एक्टिवेट होता है, CYP2CA2C19। हाँ, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर इनहिबिट्स दिस एंजाइम। इसी जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं इस एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं, जिसके कारण जो क्लोपिडोग्रेल है वो एक्टिवेट नहीं होता है। इसीलिए हम लोग को क्लोपिडोग्रेल को प्रोटॉन पंप इनहिबिटर साथ कभी भी नहीं देना चाहिए। फॉर एग्जांपल ओमिप्राजोल, पेंटाप्राजोल किस नहीं देना चाहिए, वरना जो क्लोपिडोग्रेल है वो एक्टिवेट नहीं होता है। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट इंटरैक्शन है जो कि आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर हम लोग लॉन्ग टर्म जो है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर को यूज करते हैं तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देता है, जिससे जो हमारी नर्व होते हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं।
ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को भी इनहिबिट कर देता है। जो भी एंटेरिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है वो उसको इंक्रीज कर देता है। तो ये कुछ जो है साइड इफेक्ट हैं लॉन्ग टर्म यूज ऑफ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के। हम लोग प्रोटॉन पंप इनहिबिटर को डोमपेरिडोन के साथ देते हैं जिससे कि वॉमिटिंग ना हो। डोमपेरिडोन है एक एंटी वॉमिटिंग ड्रग है। आगे इसके बाद हम लोग वॉमिटिंग पे ड्रग जो भी एक्ट करती हैं उनको पढ़ेंगे। फॉर वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्रोनिक रीनल फेल्योर पर्सन विद अल्सर। कोई पर्सन है जिसके पास क्रोनिक रीनल फेल्योर है और उसको अल्सर है, तो हम लोग क्या ड्रग देंगे? तो जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो सुक्राल्फेट होता है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि मोस्ट पोटेंट जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है वो लैंसोप्रोजोल होता है, और सेफेस्ट जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है वो भी लैंसोप्रोजोल होता है। ये बेसिकली चिल्ड्रन में ज़्यादा यूज होता है। अब आते हैं कुछ एसिड न्यूट्रलाइजर्स, जिसे हम लोग एंटी एसिड्स भी बोलते हैं। ये सिर्फ पेन से रिलीफ देते हैं, क्योर नहीं करते हैं पेप्टिक अल्सर को, सिर्फ पेन से रिलीफ देते हैं। कुछ इसमें सिस्टेमिक होते हैं और कुछ नॉन सिस्टेमिक होते हैं। अब इसको याद करने का मैं एक आपको ट्रिक बता दूं। जो भी सिस्टेमिक होते हैं उनमें सोडियम लिखा होगा कहीं ना कहीं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो हो गया वो फास्ट एक्टिंग होता है, और सोडियम सिट्रेट हो गया, ये दोनों सिस्टेमिक होंगे। ये दोनों जो है जीआईटी से एब्जॉर्ब होते हैं, मतलब एब्जॉर्ब मतलब वो ब्लड एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाते हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे? सिस्टेमिक हो जाएंगे। नॉन सिस्टेमिक जो एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, सिर्फ जीआईटी में ही रह जाते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, मेगाल्ट्रेट, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट। देखिए एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम बेसिकली उनके सॉल्ट हाइड्रोक्साइड वगैरह हैं, और कैल्शियम का कार्बोनेट। ठीक है, ये जो ड्रग होते हैं वो एब्जॉर्ब बहुत ही कम होते हैं, या तो पुअरली एब्जॉर्ब होते हैं, यानी होते ही नहीं है मोस्टली। सोडियम बाइकार्बोनेट HCl के साथ जब रिएक्ट करता है तो NaCl और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है अल्सर को क्या करेगा? परफोरेट कर देगा। इसलिए हम लोग को जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो हम लोग यूज नहीं करते हैं आजकल। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट जो साइड इफेक्ट है ये बताता हूँ आपको। जो एल्यूमिनियम होता है उसका साइड इफेक्ट होता है कॉन्स्टिपेशन, और जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है उसका उसका साइड इफेक्ट होता है वो डायरिया होता है। तो इसीलिए इनको हम लोग साथ में देते हैं। मेगाल्ट्रेट जो इसका ब्रांड नेम होता है, इन दोनों को साथ में देते हैं। इसके कारण ना ही कॉन्स्टिपेशन होगा ना ही डायरिया होगा। अब मैं याद करने का ट्रिक बताऊंगा। एल्यूमिनियम जो है इसको मैंने ए से याद किया था, AC मतलब एल्यूमिनियम से कॉन्स्टिपेशन होगा, और देखो और MD मतलब मैग्नीशियम से क्या होगा? डायरिया हो जाएगा। अगर आप AC याद कर लेते हैं तो ये तो अपने आप याद हो जाएगा। मिल्क एल्कली सिंड्रोम इज अकर ड्यू टू द कैल्शियम कार्बोनेट। जो भी कैल्शियम कार्बोनेट है होता है उससे मिल्क एक सिंड्रोम होता है, मिल्क एल्कली सिंड्रोम। बहुत इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है ये क्यों होता है? कैल्शियम का जो कैल्शियम होता है वो ज़्यादा हो जाता है हमारी बॉडी में, हाइपर कैल्शियमिया इसको कहते हैं, मिल्क एल्कली सिंड्रोम। अब आते हैं कुछ अल्सर प्रोटेक्टिव एजेंट्स होते हैं, जैसे कि सुक्राल्फेट हो गया। ये सब जो क्या है फिजिकल बैरियर की तरह काम करते हैं, और कोलाइडल बिस्मथ सबसाइट्रेट्स जिसे CBS शॉर्ट में बोलते हैं। ये जो ड्रग्स होते हैं एक लेयर बना लेते हैं अल्सर पे, जिससे क्या कहता है एसिड जो है डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आता है अल्सर के, और पेन जो है वो होता नहीं है। इससे पेन मतलब पता नहीं चलता है, होता तो है पता नहीं चलता है, सॉरी होता नहीं है। अब आते हैं सुक्राल्फेट के बारे में जानते हैं। तो सुक्राल एल्यूमिनियम, ये क्या है? एल्यूमिनियम सॉल्ट ऑफ सल्फेटेड सुक्रोज होता है। इसका जो इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है वो भी कॉन्स्टिपेशन होता है। ये क्या करता है? लो pH पे बेसिकली काम करता है, लेस देन 4। लो pH पे क्या होता है? इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्रॉस लिंक हो जाते हैं, एक जेल लाइक स्ट्रक्चर में आते हैं, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारे GIT में। हम लोग सुक्राल्फेट को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ नहीं दे सकते, जिसके कारण क्या होगा? इसका न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। सुक्राल्फेट को हम लोग प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के साथ भी नहीं देते हैं, ये भी न्यूट्रलाइजेशन हो जाते हैं इसके कारण भी। क्योंकि मैंने पहले बताया कि जो भी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं,
वीक बेस के नेचर के होते हैं। सुक्राल्फेट जो है ड्रग ऑफ चॉइस होता है डुओडेनल अल्सर के लिए। कोलाइडल बिस्मथ सबसाइट्रेट जो होता है ये एक ब्लैकनिंग ऑफ टंग करवाता है और ये एच पाइलोरी बैक्टीरिया को जो है वो किल कर देता है। जो अल्सर हीलिंग ड्रग होता है वो होता है कार्बिनोक्सोलोन। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिए। कार्बिनोक्सोलोन क्या होता है? अल्सर हीलिंग ड्रग होता है जो कि लिक्योराइस के रूट से ऑब्टेन होता है, रूट ऑफ लिक्योराइस। अब हम लोग पढ़ते हैं एंटी एच पायरोलाई ड्रग। ऐसे ड्रग्स जो सिर्फ हेलिकोबैक्टर पायरोलाई पे काम करते हैं। हेलिकोबैक्टर पायरोलाई इन्फेक्शन जो है डिटेक्ट होता है यूरिया ब्रीथ टेस्ट से हम लोग इसको डिटेक्ट करते हैं। ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, पहले मैंने बता दिया। ये बैक्टीरिया जो है स्टमक में एंटर करता है, एसिड में तैरता रहता है और म्यूकोसा में बैठ जाता है, मतलब जो म्यूकस लेयर में बैठ जाता है। और इस बैक्टीरिया के अंदर यूरिएज एक्टिविटी थी, वेरी इंपॉर्टेंट। यूरिएज एक्टिविटी जो है इस बैक्टीरिया के अंदर होती है और ये NH3 रिलीज करता है कंटिन्यूसली, अमोनिया को रिलीज करता है कंटिन्यूसली, जिसके कारण ये जो बैक्टीरिया होता है एक हॉस्टाइल इन्वायरमेंट बना दिया बाय द हेल्प ऑफ अमोनिया। इस अमोनिया की मदद से क्या होता है कि हॉस्टाइल इन्वायरमेंट बन जाता है हमारी बॉडी में। नाउ एंजाइम जो भी एंजाइम होते हैं वहाँ पे धीरे धीरे क्या होते हैं गैस्ट्रिक म्यूकोसा को डैमेज करने लगते हैं। तो ये क्या है मैकेनिज्म एक्शन है कि कैसे ये अपने डैमेज करता है GIT को। तो एक शॉर्ट में फिर से बता देता हूँ। जो भी बैक्टीरिया होता है वो इस स्टमक में क्या करता है, एंटर करता है और वहाँ पे रहता है, म्यूकोसा में बैठ जाता है। इसके अंदर यूरिएज एक्टिविटी होती है जो कि अमोनिया को रिलीज करता रहता है कंटिन्यूसली। जो भी अमोनिया होता है रिलीज होता है वो क्या करता है हॉस्टाइल इन्वायरमेंट बना देता है और जिसके कारण क्या होता है गैस्ट्रिक म्यूकोसा जो है धीरे धीरे डैमेज होता है। ये जो बैक्टीरिया है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा और पेप्टिक अल्सर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब कौन कौन से ड्रग इंपॉर्टेंट है याद करना है बस। तो ड्रग को हम लोग देख लेते हैं एक ट्रिक से। ABCTT और P याद करना है, ABCTTP। A फॉर एमोक्सिसिलिन एंटीबायोटिक जो, और एक B फॉर CBS कोलाइडल बिस्मथ सबसाइट्रेट, C फॉर क्लेरिथ्रोमाइसिन, T फॉर टिनरिडाजोल, मेट्रोनिडाजोल, दोनों एक ही कैटेगरी के ड्रग हैं। टेट्रासाइक्लिन अनदर T, P फॉर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जैसे लैंसोप्राजोल हो गया, ओमेप्राजोल हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है, ये सब आपको याद होने चाहिए क्योंकि वो कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो ऑप्शन होते हैं उसमें कॉम्बिनेशन में क्या होता है हम लोग कन्फ्यूज आते हैं। अब कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे पास कॉम्बिनेशन का ट्रिक है LAC लैक, ठीक है। US FDA ने इसको अप्रूव किया लैंसोप्राजोल के साथ एमोक्सिसिलिन और क्लेरिथ्रोमाइसिन साथ में देंगे। इसको ट्रिपल थेरेपी भी बोलते हैं। जब पूछेगा ट्रिपल थेरेपी में कौन कौन से ड्रग यूज करते हैं तो ये लैंसोप्राजोल, एमोक्सिसिलिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, लैक और MOA मोड ऑफ एक्शन। सो ये ट्रिक है, ये बस इंडिया में ऐसा है, अप्रूव हुआ है। मेट्रोनिडाजोल और ओमेप्राजोल और एमोक्सिसिलिन साथ में देते हैं तो ये ट्रिपल थेरेपी के लिए देते हैं। इसको जो है इंडिया में 2010 में NFI ने इसको अप्रूव किया था कमीशन को। NFI का फुल होता है नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया। अब आते हैं क्वाड्रापोल जो थेरेपी होता है वो इम्पॉर्टेंट है। जब 4 ड्रग पूछेगा तो क्या बताएंगे COMT कॉम्ट, ठीक है। कॉम्ट में क्या आ जाएगा C फॉर CBS कोलाइडल बिस्मथ सबसाइट्रेट, O फॉर ओमेप्राजोल, M फॉर मेट्रोनिडाजोल, T फॉर टेट्रासाइक्लिन। ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है इन हेलिकोबैक्टर पायरोलाई इन्फेक्शन। ये था आपका पूरा ड्रग एक्टिंग ऑन द GIT बेसिकली पेप्टिक अल्सर। अगले लेक्चर में शायद हम लोग वॉमिटिंग पे पढ़ लेंगे तो ये GIT खत्म हो जाएगा।